आगे हम पढ़ेंगे भारत में जैव विविधता के बारे में। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक में हैं वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है धीरे धीरे, जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, आखेटन, पर्यावरण प्रदूषण, दावानल आदि। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारक में संसाधनों का असमान बंटवारा व उन असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण में संसाधनों का असमान रूप से बंटवारा है, मतलब कि इक्वालिटी नहीं है कि कौन कितने समान संसाधनों का प्रयोग करेगा और उन संसाधनों का रखरखाव कौन करेगा और कैसे करेगा, मतलब इक्वालिटी में सब नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। अगर एक कोई अमेरिकी आदमी है तो वो जितना संसाधन का प्रयोग करता है उसकी तुलना में सोमाली नागरिक का औसत उपभोग कितना है, 40 गुना ज़्यादा है। इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में संसाधन का उपयोग द्वारा पर्यावरण में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अभी बताया कि इसमें क्या है, इक्वालिटी नहीं है। तो वही चीज़ है कि अमीर लोग गरीब लोगों से ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, लेकिन उसके रख रखाव की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं, जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, मतलब निर्धन गरीब होते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आर्थिक रूप से हाशियों पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्मक इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए ये लोग किस पे निर्भर हैं, वन्य जीवों पर ही निर्भर हैं। गरीब वर्ग में महिला पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल एवं अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदारी किसको होती है, महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी हो जाती है, महिला पर कार्य का भार बढ़ जाता है और कई बार उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी अधिक दूरी पैदल चलना पड़ता है। इससे भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। मतलब कि ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है और जब संसाधन उन्हें नहीं मिल पाता है तो उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक पैदल ही चल के जाना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत भी खराब हो जाती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर में बच्चों की भी उपेक्षा होती है, वो बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई की परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ की भी गरीब तब को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सूखा आएगा, इससे भी गरीबों को ही नुकसान है। बाढ़ आता है, इससे भी गरीब ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण की सीधा परिणाम है, मतलब कि पर्यावरण में अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा इफेक्ट गरीबों पर ही पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप और वन एवं वन्य जीव मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। आगे हम पढ़ेंगे भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन्य जीव में तेज गति हो रही है, हास्य के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। इतने तेजी से वन और वन में जो रहने वाले जीव हैं उनकी हानि हो रही है, वो हास्य हो रहा है, मतलब कि ख़त्म हो रहे हैं, कि उनका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु हमें वन एवं वन्य जीव के संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें उनसे बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनके बिना हमारा जीना मुश्किल हो सकता है। जल, वायु, मृदा। वायु तो एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो संचार की परिस्थिति विविधता बनती जा रही है तथा हमारे जीवन में सांध्य संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों को बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहते हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि हम आज भी किस पे सबसे ज़्यादा अगर खाने को लेके हम किस पे निर्भर रहते हैं, कृषि पर, और कृषि मृदा से जुड़ी हुई है। आगे पढ़ेंगे 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीव सुरक्षा की पुरस्कार मांग की। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों को आवास रक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए गए। मतलब कि उन्हें कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई।
सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची को प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत संकटग्रस्त जातियों को बचाए जाने की पूरी कोशिश की गई। शिकार प्रतिबंध किया गया। वन्य जीव आवासों और कानूनी रक्षण के लिए जंगली जीवों का व्यापार करने पर रोक लगाने के लिए प्रबल जोर दिया गया। ये सारे काम केंद्र सरकार ने किया था। तत्पश्चात केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजना भी घोषणा की, जिससे उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन प्राणी की रक्षा करना था। इन प्राणियों में जैसे थे बाघ, एक सिंग वाला घेंड, कश्मीरी हिरण अथवा हंगल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल मगरमच्छ, एशियाई शेर और अन्य प्रणाली शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारण, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुआ आदि शिकार एवं व्यापार के संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया गया। ये बाघ परियोजना के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के लिए विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन कीटों को भी महत्वपूर्ण मिलता है। वन्य जीव अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगे, भृंगु एवं ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों को भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन और उनके प्रकार और वितरण, किस प्रकार से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला है आरक्षित वनों को। तो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहां एक वन्य और वन्य प्राणी का संरक्षण की बात की गई है। आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, मतलब कि आरक्षित जो वन होते हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। अगला है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो ये कौन से वन है? रक्षित वन है। इनको नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। अगला है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति के समुदाय के स्वामित्व होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित एवं रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी एवं अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, जो कि प्रदेश के कुल वन भाग के 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। मतलब इन सभी जगहों पे एक बहुत बड़े अनुपात में कौन से वन है? आरक्षित वन है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे कुल क्षेत्रों में कौन से वन है? रक्षित वनों की संख्या ज़्यादा है। जबकि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन तथा स्थानीय समुदाय में प्रबंधन में है। तो हमने पढ़ा कि कुछ जगहों पे क्या है? आरक्षित वन है, जैसे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों में आरक्षित वन थे। जबकि बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान में रक्षित वन है और गुजरात जैसे कुछ जगहों पर अवर्गीकृत वन है। आगे हम पढ़ेंगे समुदाय एवं वन रक्षण। हम वनों की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो वन रक्षण की नीतियों हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात पर अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों में संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी के से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सही बात है। सरिस्का बाघ रिजर्व बैंक में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षित रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भौरदेव डाकवन सुनिश्चित घोषित कर दिया है, जिसके में आपके ही नियम कानून जो शिकार वर्जित करते हैं, बाहरी लोग की घुसपैठ यहाँ वन्य जीव को से बचाते हैं। मतलब वहाँ किसी बाहरी लोगों को नहीं घुसने देंगे और वो अपने उतने एरिया को खुद ही उसकी रक्षा करते हैं।
हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। हाँ, हिमालय के साइड क्या चला था? चिपको आंदोलन। वनों की कटाई रोकने के कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जाति का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अधिनियम को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीके को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीके का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन नौनादे से दिखाया गया। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना विविध फसलों का उत्पादन करने के लिए इन्होंने कृषि उत्पादन को भी संभव बनाने की कोशिश की थी। आगे पढ़ेंगे, भारत में औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत, मतलब इन संरक्षण की शुरुआत 1988 में उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों में हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण को प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण विनाश एवं पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय में हर जगह प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। अतः वे विकास सक्रिय मान्य होनी चाहिए और जो जनमानस पर केंद्रीय और पर्यावरण हितैषी आर्थिक रूप से, मतलब संपूर्ण रूप से इसमें हम ये समझें कि वन संरक्षण करने के लिए किस किस राज्यों ने किस किस प्रकार के कार्य किए हैं और हमें भी वन संरक्षण करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर द एंड होता है और लास्ट में ये कुछ बातें हैं जो गौतम बुद्ध ने कही है, उसको आप पढ़ लीजिए।